मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप जितने महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सब के दिलों में ऋषि दयानंद के प्रति अगाध श्रद्धा भाव है। उनके मिशन को बढ़ाने के लिए आप रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। आप लोगों के मन में बहुत बड़ा एक जुनून है कि वेद और वेद की संस्कृति, ऋषि दयानंद और उनकी विचारधारा विश्वव्यापी बने। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जो वेद का उद्घोष है उसके अनुरूप हो। हम सब इस भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं स्वयं कई बार आपके बीच में बोल चुका हूँ। मैं अपने आप को आज जिस रूप में भी पाता हूँ, उसके पीछे ऋषि दयानंद और आर्य समाज ही है। और इसको मैं गर्व से बोलता हूँ, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। भाई और बहनों, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। कई दिन आपका एक कार्यक्रम चलना है। वो चिंतन विचारधारा आपके बीच में उन विद्वानों के द्वारा आती रहेगी। मैं जो मेरे से पहले ऋषि दयानंद के कार्य, उनका जीवन दर्शन, इस देश के ऊपर, मानवता के ऊपर किए गए उपकार, वो हम सब जानते हैं। अब चिंतन ये करना है कि ऋषि दयानंद की ये विचारधारा, ऋषि दयानंद की सोच, वेदों के प्रति उनका अनन्य श्रद्धा भाव, ये सब विचार हम जनमानस और दुनिया में कैसे फैला सकते हैं। हम इकट्ठे हो जाएं, सवेरे हवन संध्या कर लें, साप्ताहिक सत्संग में गिने चुने लोग आ जाएं और फिर अपने अपने घरों में जाकर शांत बैठ जाएं। ऐसी स्थिति में हम कैसे कृण्वन्तो विश्वमार्यम को कर पाएंगे, इस पर आज थोड़ा हमने चिंतन करना चाहिए। हमारे कई बिंदु हैं जिनके माध्यम से बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, प्रचारक पैदा हुए। ऋषि दयानंद की विचारधारा ने ऐसे दीवानों को पैदा किया कि जो घर छोड़ करके निकल पड़े। कोई भजनोपदेशक के रूप में, कोई विद्वान उपदेशकों के रूप में, कोई युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए, कोई शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, कोई सामाजिक आंदोलनों के द्वारा अनेक तरीके अपनाए, जिसका परिणाम ये था, जब भारत देश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस काल को आप देखें, ये पूरा देश आर्य समाजमय हो चुका था। आर्य समाजमय हो चुका था। कोई घर ऐसा नहीं बचा था इस देश का कि जो ऋषि दयानंद और आर्य समाज को ना जानता हो। आज भी आप किसी से भी मिलो, उत्तर भारत में विशेष करके, और जब आप अपने आप को बताएंगे मैं ऋषि दयानंद आर्य समाज का अनुयायी हूँ, तो आपका, जिसके साथ आप बात करते हैं, वो तुरंत बोलेगा मेरे दादा भी आर्य समाजी भी थे, मेरे परदादा भी आर्य समाजी थे, मेरे मामा थे, मेरे चाचा थे। कोई बचेगा नहीं। ऐसा एक वातावरण बना था पूरे देश का। और इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ऐसा कोई भी कारण जो भारत और मानवता की प्रगति के लिए बाधक था, ऋषि दयानंद ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ऐसे उन कारणों पर सीधी चोट की। और उसका लाभ क्या रहा कि ऋषि दयानंद के काल में और उनके बाद में जितने भी महापुरुष इस समाज में हुए हैं,
किसी भी मजहब संप्रदाय का, उसके ऊपर ऋषि दयानंद का सीधा प्रभाव दिखाई देता है, उनकी विचारधारा दिखाई देती है। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति जिस अभियान को लेकर के चले, उनकी सोच में पूरा का पूरा ऋषि दयानंद का भाव दिखाई पड़ता है। उनका चाहे स्वदेशी का अभियान हो, उनका चाहे अछूतोद्धार का कार्य हो, ये सब विचार यदि किसी ने दिए तो स्वामी दयानंद ने दिए। उस काल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी इन कुरीतियों के खिलाफ किसी बात को कहने की। ये विचार मजबूती से एक नई सड़क बना करके ऋषि दयानंद ने दी, नई सोच दी। वेदों को भूल चुके थे, वेदों से परिचय यदि किसी ने इस पूरे विश्व और मानवता को उस ऋषियों की परंपरा के बाद में किया तो ऋषि दयानंद सरस्वती हैं। कोई किसी भी तरह की कुरीति थी, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लगाता, पहले भी बात होगी और होती रहेंगी। मैं तो एक चिंतन थोड़ा सा जो पीड़ा लिए घूमता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आर्य समाजी परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी दृढ़ आर्य थे, घर में दैनिक यज्ञ करते थे, मेरे घर में गोपालन होता था, सामान्य किसान के घर में मैं पैदा हुआ। लेकिन वो विचार थे कि पिताजी ने मेरे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा और उसके बाद 5 भाई होते हुए मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि तूने केवल आर्य समाज का काम करना है। ये विचार के साथ में गया था। आज भी जो बात मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसका पात्र हूँ। कारण है, मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा। लोग आदर्शों की बात बहुत कहते हैं, बहुत मंचों पर विद्वान भी सुनाते हैं, लेकिन मैं उनका विरोध नहीं करता। मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि जो रास्ते हमारे लिए भी बंद हो गए उनको खोलने की तो सोचनी चाहिए हम लोगों ने। मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आर्य समाज की गति, प्रगति, विकास का बहुत बड़ा कारण थे हमारे गुरुकुल, जिनमें बड़े बड़े निष्णात योग्य विद्वान पैदा होते थे, प्रचारक पैदा होते थे, आर्ष परंपराओं के लोग पैदा होते थे, जिन्होंने उस काल में आर्य समाज ऋषि दयानंद की विचारधारा को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया। आज कम से कम बैठ के हमने सोचना तो चाहिए कि आज वो फैक्ट्री बंद क्यों हो रही है। आज चारों तरफ आप सोचिए, जितने भी गुरुकुल चलते हैं वो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन आचार्यों को, उन सन्यासियों को मैं बधाई देता हूं कि इस वातावरण में भी वो आर्ष विद्या को जिंदा करने की बहुत संकल्प लिए हुए हैं। लेकिन इसके बाद हम जितने यहाँ पर बैठे हैं और इस देश में जितने आर्य समाजी हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे इन गुरुकुलों में भेजे हैं, अपने बेटे बेटियों को इन गुरुकुलों में भेजा है, और कौन भेज रहे हैं, न के बराबर है। तो ये विचारधारा कैसे पनपेगी, ये विचार कैसे जिंदा रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात ध्यान करना, मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूं। मैंने अपनी बेटी को आर्ष गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ाया है, और अब ईश्वर कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ऐसे इस पद पे हूं। मेरी पोती भी इस समय गुरुकुल चोटीपुरा में पढ़ रही है। मैं उसको बड़े कॉन्वेंट में करा सकता हूं,
बड़ी आधुनिक सुविधा के जो मॉडर्न स्कूल उनमें करा सकता हूँ, लेकिन आज भी मेरी पोती गुरुकुल चोटीपुरा में इस समय पढ़ रही है। अपने बेटे को मैंने गुरुकुल में पढ़ाया है, अब पोते की तैयारी चल रही है, वो इतना हो गया वो गुरुकुल में जाएगा। इसीलिए मैं बात कहता हूँ आपको, भाई खाली भाषण ड्रामे करने से कभी काम नहीं होता। यहाँ तो मंच पर भाषण दें और अपने बच्चों को इन कहीं भेजें ना विचारधारा को पनपने के लिए, तो ये विचार जिंदा कैसे रहेगा। अब मैं इस बात को अगली को जानता हूं कि आप इन गुरुकुलों में क्यों नहीं भेज रहे। इसलिए नहीं भेज रहे कि आज समाज का वातावरण बदल चुका है। विद्या अर्थ करीबी होनी चाहिए, वो बालकों का भविष्य, परिवारों को आर्थिक रूप से समृद्ध करे, ये भी सोच सबकी रहती है। इसलिए लोग बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, बैरिस्टर बना रहे हैं और दूसरे बहुत रास्ते उन पर ले जा रहे हैं। मैं भी एक निवेदन बार बार आप लोगों से करता हूं कि इस समय भारत गुलाम नहीं है। उस काल में भारत गुलाम था, उस समय हमने अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। उस समय के गुरुकुलों में उस वातावरण की परम आवश्यकता थी, ऐसे लोग तैयार हो रहे थे, वो करने चाहिए थे और हमारे महापुरुषों ने किए। लेकिन आज देश आज़ाद है। मेरा एक निवेदन आपसे, इस आज़ाद भारत में आपकी विचारधारा कैसे फैलेगी। आज इस समाज के अंदर लोगों को बहुत अच्छे विचारों के विद्वान प्रचारक भी चाहिए। हमारे आर्ष गुरुकुलों में मैंने और आपने अपने बच्चे, जो एक तो दिक्कत मेरी आपकी सबकी होगी, इसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, एक से ज़्यादा बढ़ते ही नहीं आगे। यदि बच्चे, पहले हम 5 भाई थे, पिताजी ने एक को कहा तू इस काम को कर, दिक्कत ही नहीं आई उनको। आजकल 1 बच्चा 2 बच्चा, इसे फालतू है ही नहीं। तो अब एक है, उसको सोचते हैं तेरे बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेगा तो तू रोटी कहाँ खाएगा। अब उनको उधर जाने नहीं देते, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इस सोच को जिंदा कैसे रख पाओगे। सोच, विचारधारा लोगों से बनती है और इसके लिए हमारे जो आर्ष गुरुकुल थे, इनमें जितने भी मेरे आदरणीय सन्यासी यहाँ बैठे हैं, आचार्य लोग यहाँ बैठे हैं जो उनको संचालित करते हैं, आप उनसे पूछिए उन आर्य समर्पित लोगों के कितने बच्चे वहां पर आते हैं। नहीं आते। उस काल में आते थे तो बड़े बड़े विद्वान योग्य लोग बन करके ऋषि दयानंद आर्य समाज का विचार फैलता था। इस दिशा में हमने जरूर सोचना चाहिए और अपने आर्ष गुरुकुलों की व्यवस्था, परंपरा को इतना बढ़िया व्यवस्थित बनाना चाहिए, बच्चों को बढ़िया भोजन मिले, उनके स्वास्थ्य का चिंता हो, उनको आधुनिक ज्ञान से भी युक्त किया जाना चाहिए। निरे हम रूढ़िवादी बनेंगे तो आज की दुनिया में वो सफल नहीं होंगे। आज सोशल मीडिया का युग है, आज साइंस का बड़ा तेजी से विश्व में प्रचार हो रहा है। आज लोग उसी रूढ़िवादी परंपरा से रहेंगे तो वो तो बेचारे एयरपोर्ट पे जाकर टिकट भी नहीं ले सकते। तो कैसे लोग हम पैदा करें, इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। तो हमारे गुरुकुल आधुनिकता के साथ भी जुड़ें और प्राचीन आर्ष परंपराओं को भी लेके चलें, तब ये विचारधारा जिंदा रहेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन, गुरुकुल कुरुक्षेत्र आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित है। डॉक्टर राजेंद्र जी ने थोड़ी चर्चा की। आज से 1981 में मैंने 45-50 बच्चे वहां पर थे। पूरी बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण थी।
जमीन पे लोगों ने कब्जे किए हुए थे, 200 एकड़ जमीन पे। बच्चे कोई भेजता नहीं था, और भेजता था तो जिससे पड़ोसी भी दुखी थे उसको भेजता था, जो ये बेकार ही न गुरुकुल में छोड़ाओ। भाई ये मानसिकता यदि गुरुकुलों के बारे में रही तो महान कैसे बनेंगे आदमी वहां से। ये सोच कि ये किसी काम का नहीं, इससे पड़ोसी भी दुखी हैं, इसने वहां भेज दो, वो सुधार घर है, शिक्षा का केंद्र है। ये सोच गुरुकुलों की बदलनी होगी, तब कुछ निर्माण होगा। और आपको जानकर खुशी होगी, ऐसी टूटी फूटी बिल्कुल बर्बाद हुई संस्था, आपकी कृपा, लोगों के उस समय के आशीर्वाद से मेरे को जिम्मेवारी मिली। मेरी 21 साल की उम्र थी, 22 साल तक मैं गेहूं चावल कंधों पर उनके लिए गांव गांव मांग के इकट्ठे करता था। ये काम किया। मैंने कहा यह अभियान मांगने खाने का कब तक चलेगा? इसको आत्मनिर्भर नहीं करोगे तो कैसे ये लोगों के लिए आदर्श बनेगा? वहां मेहनत हमने की, इतनी मेहनत हुई, लंबी चर्चा न करते। आज जो स्थिति है, इस समय लगभग 19 प्रांतों के 1600 बच्चे आवासीय रूप से वहां पढ़ते हैं, और वो एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए इस वर्ष 13,500 बच्चे गुरुकुल में प्रवेश के लिए आए थे। 13,500, उनमें से 250 बच्चे हमने सेलेक्ट किए। इतने पास आउट होते, इतने ले पाते हैं। ये स्थिति, अब उसमें हम सवेरे 4 बजे उठाते हैं, योग प्राणायाम सब बच्चे करते हैं, संध्या हवन वहाँ होता है, धर्म शिक्षा में पूरी परंपराएं अपनी गुरुकुलीय चलती हैं, आवासीय है। तो यदि पूर्ण रूप से संस्कार पूर्ण वातावरण में और बच्चों को वो शिक्षा भी साथ में दी जाए जिसकी इस देश को जरूरत है। आप जितने लोग यहाँ बैठे मेरे सहित, हम बीमार हो जाएं तो डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं भाई लोगों? अरे बोलो तो सही, कमजोर विद्यार्थी हो, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? और किसी के साथ लड़ाई हो जाए, मुकदमा चले तो वकील भी चाहिएगा कि नहीं? और बच्चे पढ़ाने हो तो कोई प्रोफेसर मास्टर जी भी चाहिएगा कि नहीं? हैं भाई लोगों? और ये तकनीक इतनी दूर से देश से आ गई, कोई जहाज में बैठ के, कोई रेल में है। वो इंजीनियर ना होते तो ये कौन साधन बनाता? चाहिए कि नहीं साहब? इस धरती पे सब तरह के लोगों के बिना नहीं चलता ये देश समाज। और इतने बड़े 140 करोड़ के देश में यदि सभी संस्थाओं के, इतनी आर्य समाज की संस्थाएं हैं, और ऋषि दयानंद आर्य समाज के सिद्धांतों के संस्कारों के बेटे बेटियां तैयार करके आप उनको आईएएस बनाते हैं, आप उनको आईपीएस बनाते हैं, आप उनको जज वकील बनाते हैं, आप उनको प्रोफेसर डॉक्टर बनाते हैं, वो अध्यापक बनाते हैं, और सारे देश के लोगों के बीच में आपकी विचारधारा से काम करेंगे तो ऋषि दयानंद का प्रचार घटेगा कि बढ़ेगा? तो ये सोच समझ में क्यों नहीं आती बात? ये विचार क्यों नहीं चलना चाहिए? आज इस देश में जो वातावरण बना बच्चों के लिए, आज माँ बाप दुखी हैं बच्चों से, इतने परेशानी मोबाइल से, टीवी से बच्चा नहीं हटता। माँ बाप मोबाइल छीनता तो बच्चा पिता माँ का दुश्मन हो जाता, आया ना? है कि नहीं ये स्थिति? आज ड्रग्स, नशे, इतना वातावरण बिगड़ा हुआ है। हर माँ बाप ये चाहता कि मेरा बेटा इस गंदे वातावरण से सुरक्षित जगह पर चला जाए। इसलिए तो मेरे यहाँ लाइन लगती है, और उसी का परिणाम लोगों का इतना दबाव मेरे ऊपर रहा कि हम 10-10 हजार आपके द्वार पे आते हैं और आप 250 बच्चे लेते हो, बाकी कहाँ जाएं? मैंने डॉक्टर राजेंद्र जी अपने साथियों को कहा कि भाई ये विचारधारा बढ़नी चाहिए ऋषि दयानंद आर्य समाज की, और इन गुरुकुलों की परंपरा को बढ़ाओ। हमने बेटियों का गुरुकुल बनाया, 3 और गुरुकुल बनाए,
अब 5000 बच्चे हमारे 5 गुरुकुल में पढ़ते हैं। देश विदेश से लोगों के आमंत्रण आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर लाइन में हाजिर होते हैं। 1 महीना तो मोबाइल बंद करता हूं, बड़े बड़े मंत्री संतरी ऊपर से नीचे तक प्रवेश किसी तरह गुरुकुलों में हो जाए, ये स्थिति बनी है। आर्ष गुरुकुल भी मैं वहां चलाता हूं। वहां पूर्ण वही विद्या जो ऋषि दयानंद के द्वारा प्रतिपादित, उसका भी हमारा आर्ष गुरुकुल भी चलता है। तो इन दोनों को हमने, आपने आज के इस परिवेश में, आप मेरे वाले गुरुकुल में कौन है जो नहीं भेजेगा अपने बच्चे को? बताओ, कुरुक्षेत्र में बच्चे का प्रवेश हो जाए, कौन नहीं चाहेगा आप में से? चाहोगे कि नहीं साहब? हाँ, चाहोगे। तो आप ये वातावरण सबके लिए बनाने का काम करो। मैं आर्ष विद्या का कितना पोषक हूं कि मेरी पोती आज आर्ष गुरुकुल में पढ़ती है, मैंने बेटी उसमें पढ़ाई है। इसका विरोध ना माने कि मैं विरोध हो ही नहीं सकता। मैं जो कुछ हूं वो आर्ष गुरुकुल की देन हूं, और उस परंपरा को जिंदा आज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ये मेरे को दुख इस बात का है, और उसका कारण मेरे और आपका सहयोग इन संस्थानों को मिलना चाहिए। अर्थ का भी मिले, बच्चों का भी मिले, तब ये जिंदा रहेगी। तो ऋषि दयानंद आर्य समाज का काम आगे बढ़ेगा। हम ऋषि के तो गीत गाते रहें, जो काम बड़े कर गए वो भी सुनाते रहें। हम क्या कर रहे हैं ये भी तो सोचनी चाहिए। वो तो कर गए, उन्होंने तो कर दिया, मैं और आप क्या कर रहे हैं? ये करना पड़ेगा। ये दुकानदारी नहीं चलेगी। हमने वहां से पैदा करके समाज को देना चाहिए। आज उन संस्थाओं को संचालित करने वाले आदरणीय आचार्यों से मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि समर्पित भाव से उन संस्थानों को जिंदा करो, जहां से ऋषि दयानंद आर्य समाज का विचार बढ़े, वैदिक परंपराएं बढ़ें, और उद्भट वैदिक विद्वान भी आर्ष विद्या के पैदा हों। ये काम आज बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरा, साहित्य संरक्षण। हमारे इतने विद्वान वैदिक हुए हैं जिन्होंने इतने बहुमूल्य ग्रंथों की रचना की, आज पठन पाठन की परंपरा लुप्त हो गई। कोई आदमी हाथ में पुस्तक लिए नहीं मिलेगा आपको, मोबाइल देखता मिलेगा। अब बैठे हो भी देख रहे होगे कुछ तो, यहाँ बैठे बैठे भी जहां जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, बस अड्डे पे जाओ, कोई किसी से बात ही नहीं करता, बस बैठते हैं और भाई यूं यूं चल जाती, वहीं पर शुरू हो जाता। तो इसका तरीका क्या है? मेरा नम्र निवेदन है, और ये काम बहुत जरूरी है, लेकिन संगठन के बिना कैसा होगा ये चिंता का विषय है। इसके लिए मैं भाई विनय आर्य जी को बधाई देता हूं। मैं एक बार, इन्होंने मेरे को अपना सिस्टम दिखाया कि आधुनिक प्रचार का माध्यम कि इन्होंने क्या अपनाया है। अभी डॉक्टर राजेंद्र जी लंबे समय पूरा दिन लगा के आए, उन्होंने भी मेरे को बताया कि ये काम सभी आर्य प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा चलना चाहिए, सारे देश में चलना चाहिए। आज मीडिया का युग है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे धर्म प्रचारकों ने जिस समय प्रचार किया वो आज भी चले, लेकिन जैसे हम इकट्ठे हो रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा आने वाली पीढ़ियों का, आप तो इकट्ठे हो जाते, उनके पास इतना समय नहीं कि वो यूं इकट्ठा भी होंगे। वो तो घर बैठे ही सब कुछ चाहते हैं यहीं मिल जाए। और इसका तरीका सोशल मीडिया, जैसे बाकी मजहब धन संप्रदाय वो इस अभियान में जुटे पड़े हैं और हम बिल्कुल पिछड़े हुए। हमने विद्वान चयन करने चाहिए जो उद्भट विद्वान हैं, और उनके साथ सोशल मीडिया के नए आधुनिक बालकों को जोड़ना चाहिए। और हर प्रदेश में आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से या जो तरीका हो, एक ऐसा सेंटर बने जो विनय आर्य जी ने बनाया है, और वहाँ विद्वान स्क्रिप्ट लिखें, वो
उसमें हमारे सिद्धांतों की जानकारियां दें, उलझने की जरूरत नहीं है। और वो सोशल मीडिया के युवा उसको लोगों के अंदर फैलाने का काम करें और वो पढ़ी जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ ऋषि दयानंद की विचारधारा इतनी वैज्ञानिक है, इतनी सामयिक है, आज के युग में इतनी परिपूर्ण है कि लोगों को विचार ही नहीं मिल रहा कि ये भी विचार है। वो हाल हमारा हो गया ना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, है ना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, लेकिन हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। एक पहलवान ने, बुरा ना मानना, मैं भी इसी में हूं, कभी मेरे को अलग मानो, एक पहलवान ने दूसरा पहलवान गिरा दिया और जिसने वो गिराया ना, जो जीता, उसके लिए लोगों ने ताली बजाई, भाई कमाल कर दिया, गिरा दिया। और नीचे पड़ा हुआ बोला क्या कह रहा, नीचे जो पड़ा था गिरा, अरे इसकी क्यों ताली बजा रहे, मैं किसी काम का नहीं था इसलिए गिरा गया मेरे को। समझ में आई बात कि यू कुछ पहलवान नहीं, मैं ही कुछ नहीं था। आज हम ही अपने कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहे भाइयों। दिक्कत ये है, कितना प्रचारक थे। एक पंजाब प्रतिनिधि सभा में उस जमाने के लोग बैठे होंगे, कहते हैं 80 भजन मंडलियां थी, 80, 40-50 महाविद्वान उपदेशक अकेले पंजाब में। और पूरे देश में क्या स्थिति थी अनुमान लगाओ। आज हम कहां खड़े हैं? आर्य प्रतिनिधि सभाएं, वेद प्रचार विभाग ही नहीं है वहां, तो काहे का प्रचार करोगे? सोचना चाहिए ना मेरे आपको। आज वो तरीका तो नहीं मिलने वाला और ना वो चलने वाला है। आज सोशल मीडिया का माध्यम, इसको जरूर हमने इसको संचालित करना चाहिए। इससे युवा पीढ़ी जुड़ेगी, आने वाली जनरेशन जुड़ेंगी। और ये नहीं किया तो हम अकेले पड़ जाएंगे। ये मेरा एक सुझाव है, ये होना चाहिए। और हमारा जितना साहित्य, विद्वानों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इतनी बहुमूल्य विचारधारा जो ऋषि दयानंद के भक्तों ने, विद्वानों ने दी, आज वो बिल्कुल अलमारियों में बंद है और वो दीमक खाने की स्थिति में है, वो लुप्त हो जाएगी। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन हर लाइब्रेरी का हो जाता है, हर हमारे ग्रंथों का एक विभाग ऐसा बने कि हमारे बहुमूल्य ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन हो। आदमी कहीं पर बैठा वहीं पढ़ना शुरू कर दे, अपना टैप निकाला और उसमें शुरू कर दे। आज ये युग आ गया है, इस दिशा में हमने ये काम भी हमने इसका करना चाहिए। और अंत में मैं निवेदन करूंगा, जब जब आर्य समाज लोकप्रिय बना और लोग इसमें जुड़े, उसका कारण ध्यान करो भाई और बहनों। हम उस समय की लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, जो उनके सामने चुनौतियां थी, हमारे लोगों ने छाती तानकर लोगों को उस दुख से दूर करने का काम किया था। वहां उन कुरीतियों को दूर किया था। बहन बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, इन्होंने पुत्री पाठशालाएं शुरू कर दी। जहां अछूतोद्धार की बात थी, आपस में जात पात का जहर था, ये भेदभाव मिटाया तो आर्य समाज के लोग वहां पर कार्य करने के लिए अड़ गए। कहीं पर भूकंप आया, वहां सेवा के लिए अड़ गए। कहीं पर बांग्लादेश में जो भूखमरी आई थी, अकाल पड़ा, उसमें आर्य समाज के लोग आगे बढ़ गए। कोई भी ऐसा काम होता था सेवा का, लोगों से जुड़ने का, सब जगह आर्य समाज आगे होता था। लेकिन आज हम इन आंदोलनों में कितना योगदान दे पाते हैं? बहुत समस्याएं जो थी वो तो हमारे महापुरुष ठीक ही करके चले गए। आज चुनौती क्या है? एक ही मुद्दा पकड़ लो। आर्य समाज यदि एक ही मुद्दा पकड़ ले और अभियान चला दे तो हमारी एक पहचान बनेगी, लोगों में आदर बनेगा। आज लोग अलग अलग तरह के अभियान, जितने भी संगठन हैं,
वो कुछ ना कुछ मुद्दे लिए बैठे हैं। कोई नशा मुक्ति का अभियान ले ले, कोई धरती पर वृक्षारोपण का ही काम ले ले, कोई धरती पर इस पानी को ही बचाने का काम ले ले, कोई और कुरीति सामाजिक उनको कर लें। लेकिन हम एक आंदोलन के रूप में आज नहीं खड़े हुए हैं, और बहुत लंबा समय हो गया हमें एक विचारधारा को लेकर लोगों में जन जागरण करने का। आज मैं जो विचार पहले भी दे चुका और अंत में समाप्ति की ओर आता हूं। इसी अजमेर की धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों का भाष्य हुआ और यहाँ से बिगुल सारे देश में बजा, राजस्थान में उनका बहुत समय लंबा व्यतीत हुआ। आपको ध्यान होगा, आर्य समाज की स्थापना करने से पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो कृषि आदि रक्षणी सभा बनाई थी। गो कृषि रक्षणी सभा बनाई थी। वो इस बात को जानते थे कि भारत की आर्थिक समृद्धि का रास्ता केवल गाय माता और कृषि है, ये वो जानते थे और इस मिशन को देना चाहते थे। आज ये एक समय की जरूरत बन चुकी है। आज आपसे आह्वान करता हूँ, आप बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी ऋषि दयानंद के भक्त दूर दूर से आए हैं, आप इस पर विचार कर लेना। आप ना करो तो कोई बात नहीं, मैं तो जुटा पड़ा हूँ इस काम पे। और ये विचार है देसी गौ माता बचाने का और प्राकृतिक खेती का। ऋषि दयानंद के समय तो सारी प्राकृतिक खेती होती थी। उस समय तो यूरिया डीएपी जहर धरती पे था ही नहीं। ये तो 60 के दशक में आया है। उससे पहले सारी धरती पर लोग स्वस्थ थे, निरोग थे। आप सब मेरे पीछे बोल के बताना भाई, आज से 40-50 साल पहले कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई डायबिटीज को जानता था? पेनक्रियाज फेल हुई को जानता था? कुछ भी नहीं था। कहाँ ये पीजीआई थे, कहाँ एम थे, कहाँ डॉक्टरों की फौज थी? गांव में देसी वैद्य होते थे, माताएं यूं ही कोई चीज रगड़ कर पिला देती थी, हमारी डॉक्टरी थी। बीमारी ही नहीं थी। 100 साल लोग जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि सब कुछ शुद्ध खाने को मिलता था। आज इस धरती पर लाखों करोड़ों टन यूरिया डीएपी रोज बिखर रहा है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या बोलते हैं। धरती हमारी माँ और हम इसके पुत्र हैं। हम कितने बढ़िया पुत्र हैं कि माँ को रात दिन जहरीला बनाने पर लगे हुए हैं। सारी धरती के पोषक तत्व नष्ट कर दिए, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, केचुआ मित्र कीट मार दिए, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। धरती का संतुलन जो प्रकृति बनाती थी, आज सब विनाश हो गया है। घर घर में रोगी पड़े हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, गौ माता सड़कों पे धक्के खा रही है। क्या ये स्थिति नहीं है भाइयों? क्या आर्य समाज को ये मिशन नहीं लेना चाहिए? और ये जो मिशन है, ध्यान करो, इससे काम कितने होंगे? पर्यावरण बचेगा, पानी शुद्ध भी रहेगा और उसका संवर्धन भी होगा। धरती माता दोबारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ के पवित्र हो जाएगी। किसान बचेगा, उसकी समृद्धि आएगी। आप लोग को जो आहार मिलेगा वो अमृत तुल्य आएगा, सब बीमारी से बचेंगे। और प्राकृतिक खेती शुद्ध देसी गाय पे आधारित है। ये दुनिया में कोई पशु पक्षी इतना गुणकारी सिद्ध नहीं हुआ। मैंने लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट से रिसर्च करा है। देसी गाय का गोबर गौमूत्र खनिज का भंडार है और सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। सब प्रकार के धरती के पोषक तत्व उसमें है। जो मेरे आपके शरीर को खुराक चाहिए, वो गौ माता का दूध, गौ माता का गोमूत्र और गोबर जब धरती में जाता है और उससे जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है,
उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सबसे धरती परिपूर्ण हो जाती है और वनों से आकर हमें एकदम स्वस्थ निरोग बनाता है। आज सब बर्बादी हो रही है। भाई और बहनों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो यूरिया डीएपी है ना जो किसान डालता है, ये जब धरती पर किसान यूं फेंकता है तो इस यूरिया में नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड एक तीसरी गैस पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड 312 गुणी खतरनाक है पर्यावरण के लिए। सोचो आप क्या कर रहे हैं दुनिया में और हम चुप बैठे हैं। ऋषि दयानंद के समय पे यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं था, लेकिन उस काल में भी ऋषि दयानंद ने जो अग्निहोत्र का विधान किया, होम का विधान किया, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, वो पर्यावरण की शुद्धि के लिए। समझ में आया कि नहीं बात? वो पर्यावरण की शुद्धि के लिए। उस समय भी हर परिवार घर को वो पर्यावरण के साथ जोड़ना चाहते थे। आज प्राकृतिक खेती करोगे तो पर्यावरण बचेगा। 24%, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। इतना बड़ा विनाश। माँ के दूध में यूरिया मिल रहा है, गाय के दूध में यूरिया है, हर आदमी बीमार है। कोई आप मेरे से बताए जो कोई गोली चूर्ण दवाई ना खा के सोता हो। धरती पर जितने प्राणी हैं वो भी तो स्वस्थ हैं, हम इतने बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमें बिल्कुल कृत्रिम बनावटी आहार मिल रहा है। और ये गौ माता हम भी लाते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती ने गौ करुणा निधि लिखी। उन्होंने रेवाड़ी में भारत की पहली गौशाला का निर्माण कराया और हम भी बोलते हैं गौ माता की, बोलो गौ माता की। ना दूध पीते ना गौ पालते, गौ माता की हो जाएगी। क्यों साहब? ना तो घर में गाय रखता कोई, ना उसका दूध पीते और गौ माता की जय। ये ढोंग नहीं तो बताओ क्या भाई? ये जो मामला है ये गड़बड़ है। ध्यान करो, प्राकृतिक खेती इस समय गुजरात में 10 लाख किसान मैंने प्राकृतिक खेती से जोड़े हैं। जो प्राकृतिक खेती 10 लाख, 2 लाख देसी गाय। ध्यान करो आर्यो, 2 लाख देसी गाय मैंने किसान के खूंटे पे बंधवा दी। 2 लाख और 900 रुपया महीना उस गाय के रख रखाव से सरकार से मैं दिलवाता हूं किसान को हर महीने। तो गौ इससे बचेगी या गौ माता की जैसे बचेगी? प्रैक्टिकल है, नहीं भाषण दे गौ गौ गौ, ना पालते ना दूध पीते, कैसे बचेगी? अब एक और काम किया मैंने, ये आप सब सुनिए, एक क्रांति होगी विदेश में। भारत सरकार के मंत्री जो पीछे रहे, जो हमारे पुरुषोत्तम रूपाला थे, वो पशुपालन मंत्री थे। मेरे साथ काफ़ी मित्रता हुई। मैंने उनको डोज देते देते उनको इतना पक्का किया कि गाय गौशालाओं से नहीं बचेंगी, गाय बचेगी किसान के खूंटे पे जाने से। और गाय किसान के खूंटे पे उस समय जाएगी जब वो लाभकारी होगी, जब वो लाभकारी होगी। जो गाय खाए तो 100 रुपए का और दे 50 रुपए का, कितने दिन पालोगे भाई लोगों? भाषणों से नहीं काम चलता, बनावटी बातों से। हमने गाय को 100 रुपए का दे और 50 रुपए का खाए तब पलेगी गाय। और इसका तरीका क्या, ये मैंने किया है। आप हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाइए, इस समय वहां 450 गाय हैं, 450 गाय। 6 ब्रीड उनमें देसी हैं, साहिवाल, थारपार, कराठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी। इन 6 ब्रीड पे पिछले 10 साल में मैंने जो गाय 8 किलो दूध देती थी, आज मेरी वो गाय 22 किलो तक पे चली गई। उनकी अगली ब्रीड 22 किलो प्रतिदिन।
और एक भी देसी गाय मेरे यहाँ 12 किलो प्रतिदिन से नीचे दूध नहीं देती, देसी गाय। और मेरे को उस समय पता नहीं था देसी गाय के महत्व का, ये तो अब पता लगा जब मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ा। पहले तो मैं ये सोचता था मैंने बच्चों को दूध पिलाना है, लेकिन ब्रीड बनाने का मेरे को पता था, नस्लें कैसे बनती हैं। 1982 में मैं 3 गाय लाया था हॉस्टन फ्रीजन, और उससे ब्रीड सुधारते 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 इस समय मेरे पास शंकर नस्ल की हॉस्टन फ्रीजन गाय 50 लीटर प्रतिदिन दूध देती है एक दिन में, और 40 लीटर की तो 40 गाय हैं जो एक दिन में दूध देती हैं। पर वो विदेशी हैं, अब पता लगा उनमें वो गुण नहीं है। अब मैं उनको धीरे धीरे बाहर कर रहा हूँ और देसियों को बढ़ा रहा हूँ। पहले एक भी देसी नहीं थी, अब 50-50 हो गई, वो घट रही और देसी बढ़ रही है। लेकिन देसी गाय को आपसे मैं पूछता हूँ, जो गाय 15-20 किलो देसी गाय दूध देगी, उसने कोई मारेगा भाई लोगों? बोलो, नहीं मारेगा, लाभकारी होगी। और उस गाय को गोबर गोमूत्र खेत से जोड़ दो, वो अमृत है, उसका जीवामृत घन जीवामृत हम बनाते हैं, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 180 एकड़ का फार्म है, एक बूंद भी यूरिया डीएपी में नहीं डालता, यही प्राकृतिक खेती करता हूं और रासायनिक वालों से ज्यादा पैदावार करता हूं, उत्पादन ज्यादा करता हूं, पूरा शुद्ध होता है। यह है प्रैक्टिकल मामला। तो अब मैंने क्या किया है, अब साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी आई है सेक्स सॉर्टेड सीमन के नाम से। वो क्या प्रणाली है, अब टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट ने ऐसे सीमन तैयार कर दिए हैं, अब गाय बछड़ियां ही देंगी, बछड़े नहीं देंगी, बछड़ियां ही देंगी, क्योंकि ये बछड़ों की जरूरत बची नहीं, कोई हल चलाता नहीं, खेती में यूज है नहीं। घूम फिर के बेचारे सारे कत्ल खाने में जाते हैं और सड़कों पे एक्सीडेंट करते हैं। तो भारत सरकार में पिछले 5 साल मैंने अभियान चलाया और विदेशी गायों के विदेशों से टीके आते थे, मैं खुद 2-2 हजार रुपये में एक सीमन लेता था, 2000 का एक सीमन के बछड़ी आए। लेकिन देसी गाय तो विदेश में है नहीं, इनके कैसे बने? भारत में काम कभी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर यहाँ के साइंटिस्ट लगाए और भारत में अब ये टेक्नोलॉजी विकसित इन पिछले 5 साल में हो गई है। और कितना बड़ा काम हुआ है, जो सीमन विदेश से एक सीमन 2000 में देते थे, वो आज भारत में भारत सरकार ने, यहाँ के वैज्ञानिक ने 700 रुपये में बना दिया। और प्रदेश सरकार को, मैंने गुजरात सरकार को आग्रह किया कि किसान इतने में भी नहीं खरीद पाएगा, इसको सस्ता करो और गौ माता को आगे बढ़ाने का काम करो। गाय की नस्ल बचनी चाहिए। देसी गाय के सेक्स सीमन गुजरात में अब हमने 50 रुपए का कर दिया, 50 रुपए का। अब 50 रुपए में किसान को सीमन मिलता है और जो बछड़ी होगी ना, जो गाय लगेगा वो बछड़ी ही देगी। और बछड़ी कैसी आएगी? अपनी मां से 1.5 गुना जैसा गुणवान आएगी। यदि उसकी मां 6 किलो दूध देती है तो सेक्स सीमन से बछड़ी जो आएगी वो 9-10 किलो दूध देगी। और उस बछड़ी को फिर नया लगेगा तो 12-13 किलो पे आएगी, और फिर उस बछड़ी को लगेगा तो 18 किलो पे जाएगी, फिर उसको लगेगा तो 20-22 पे जाएगी। ये है नस्ल बनाने का तरीका। इससे बचेगी गाय, जय के नारे से नहीं बचेगी। और ये काम हमने प्रैक्टिकल गुजरात में कर दिया है और अब ये पूरे देश में चलेगा, पूरे भारतवर्ष में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे 200वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम में आए थे कि नहीं दिल्ली में, और उनका भाषण आपने सुना होगा
क्या वो किसी आर्य समाज के प्रचारक से कमजोर भाषण था क्या? कितना बड़ा ऋषि के प्रति मैं जब बैठता हूं उनके साथ बातचीत होती है तो उनका इतना सम्मान भाव है। वो कहते हैं यदि उस काल में ऋषि दयानंद ना होते तो आज ये देश इस रूप में नहीं होता। ये बचाने का काम, इसकी संस्कृति को, भारत की विरासत को, यहाँ के विचारों को बचाने का काम ऋषि ने किया। आर्य समाज के लोगों ने हिंदी प्रचार का अभियान चलाया। आज इस काम को नरेंद्र मोदी जी अकेले दुनिया में कर रहे हैं। आपने देखा पहला प्रधानमंत्री है जो विदेश में चाहो चाहे देश में हिंदी से बाहर कभी नहीं जाते। ये कितना बड़ा समर्पण उनका है। देसी गाय की नस्ल पूरे देश में, अब देसी गाय की ही ब्रीड को बढ़ाने का काम इन 5 साल में साइंटिस्ट के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने कराया है। कितना बड़ा अभियान है ये। भारत की विरासत हो, संस्कृति हो, परंपराएं हो, आज बहुत बड़ी ताकतें आ रही हो बाहर से इस देश को तोड़ना चाहती हैं। ये सच्चाई मेरे से पहले वक्ताओं ने की, और अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो उन ताकतों से मिल करके इस देश की संस्कृति को, यहाँ राम को भी काल्पनिक कहते हैं, कृष्ण को भी काल्पनिक कहते हैं, यहाँ का कोई परंपरा अपनी है ही नहीं। इसके बारे में कहते हैं कि काफले आता गए और हिंदुस्तान बसता गया, यहाँ आदि है ही नहीं आ रही है, लोग ये भी बाहर से आए, ये पढ़ाता जाते रहे। आज आपने बताया अध्यक्ष महोदय ने कि इन्होंने पाठ्यक्रम ही बदल दिया। महान कौन था? महान अपने वाले तो थे ही नहीं, आक्रांताओं को महान बताया गया, वो चीज यहाँ पढ़ाई जाती रही। आज ये सब तेजी से बदल रहा है। भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है और भारत का गौरव विश्व में बढ़ रहा है। भारत की युवा पीढ़ी अब सारी दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रही है। ऐसे समय पर हम आर्य लोग संगठित होकर अपने आर्य समाज के संगठन को बनाकर और ऋषि दयानंद वेद की विचारधारा के उद्भट विद्वानों के साथ प्रचार के कार्य में लगें और आधुनिक तकनीक से लगें, अपने साहित्य को सुरक्षित बनाने का काम करें, अपने गुरुकुल संस्थानों को ऐसा बनाएं कि जिसमें हम सब के बच्चे पढ़ें, तब हम कहेंगे हमारा मिशन सफल है। लोग हमारे पास आएं कि हमारे बच्चे पढ़ें। इस दिशा में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई लोगों? तो आप सहमत हैं कि नहीं हैं? यही मैं टीस लिए घूमता हूं। इसमें मेरा जो सहयोग है जहां भी है वहीं मैं आपके साथ खड़ा हूं। और उसके साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा आर्य समाज के इतिहास में, 200 साल के इतिहास में, अभी विनारी जी के नेतृत्व में और आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे आदरणीय सुरेंद्र भाई के सहयोग से इतने बड़े बड़े सम्मेलन हुए। आर्य समाज का टंकारा में आर्य समाज की स्थापना के बाद इतना भव्य कार्यक्रम कभी नहीं हुआ जो पिछले मार्च में हुआ है, फरवरी में। अद्भुत कार्यक्रम था। दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम हुआ, लेकिन इतने कार्यक्रम हमने नहीं किए। लेकिन सभी कार्यक्रमों में भारत के 2 राष्ट्रपति आए, भारत के गृह मंत्री आए, भारत के प्रधानमंत्री जी आए, उसमें डिजिटल रूप से जुड़े। और आगे भी हम मिलकर के काम करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे इस मिशन में रात दिन उनका एक ही रहता कि युवा पीढ़ी में आर्य समाज के विचारधारा को बढ़ाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। माननीय अमित शाह जी ने कितनी बार मिलते हैं, हर बार एक ही बात कहते हैं, युवा पीढ़ी को आर्य समाज बचा सकता है। आज नशे का प्रचलन और उनमें दुनिया भर की कुरीतियां, इनको बचाने का काम आप लोगों को करना चाहिए। और इसी सोच को लेकर हमने 9 और 10 नवंबर अगले महीने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में
एक भव्य आयोजन युवा पीढ़ी का हम बहुत बड़ा एक सम्मेलन 9 और 10 नवंबर को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में युवा पीढ़ी आएगी और वहां उनको भी हम इस मिशन के साथ जो चर्चा मैंने की है कि वो इस आर्य समाज के प्रचार में आगे बढ़ें, हमारे विद्वान लोग उनका सहयोग आगे आकर के करें और ये मिशन बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ लंबा मैंने समय ले लिया, लेकिन ये विचार नहीं होंगे सम्मेलन करके शांति पाठ करके चले गए तो क्या बात बनेगी। कुछ ऐसा काम होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। छोटे छोटे संगठन करोड़ों करोड़ों लोगों को लिए बैठे हैं। हमारा मिशन ऋषियों का मिशन, दयानंद स्वामी का मिशन, वेदों का मिशन इतना सिकुड़ जाए, ये कैसे हम स्वीकार करेंगे। इससे बाहर निकल आगे बढ़ना होगा।